हाल ही में कैनेडी फाइल्स का डिक्लासिफिकेशन अमेरिका में किया जा रहा है और इसके तहत हमें पता चल रहा है कि सीआईए की भारत में गतिविधियां किस प्रकार की भी थीं। ब्रॉडली अगर देखा जाए तो सीआईए की गतिविधियां भारत में 3 बड़े कैटेगरीज में आती हैं। सबसे पहला है कि भारत के अंदर सीआईए ने कुछ बेसेस बना रखे हैं। इन बेसेस को सीआईए की लैंग्वेज में ब्लैक साइट्स कहलाया जाता है। ब्लैक साइट्स सीआईए की तरफ से भारत में दिल्ली में, कोलकाता में, मद्रास में, इसके साथ साथ केरला में अलग अलग स्थानों पर बने हुए हैं। ये जो ब्लैक साइट्स होती हैं, जिनको सीक्रेट बेसिस भी कहा जाता है, ये सिर्फ इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए नहीं होती, बल्कि ये इंटेरोगेशन सेंटर्स भी होते हैं, जहाँ पर सीआईए अपने हिसाब से कुछ लोगों को लाकर इंटेरोगेट कर उनको नर्चर करके कल्टीवेट भी करती है। इसके साथ साथ सीआईए की गतिविधियों के तहत भारत में कोवर्ट इंटेलिजेंस गैदरिंग एक बहुत अग्रेसिव चीज़ जो है वो लंबे समय से चलती आ रही है। लेकिन कोवर्ट इंटेलिजेंस गैदरिंग सिर्फ एक अकेली चीज़ नहीं है। इसके साथ साथ भारत में सीआईए की तरफ से टारगेटेड असैसिनेशंस लंबे समय से किए गए हैं। आज के इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कोवर्ट इंटेलिजेंस गैदरिंग, टारगेटेड असैसिनेशन, ब्लैक साइट से मिलकर कैसे सीआईए ने भारत में कई बार रिजीम चेंजेस भी किए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम सीआईए के सबसे बड़े ऑपरेशन की बात करते हैं, उसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्ट्री में। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान जब भारत ब्रिटिश के कंट्रोल में था, तो उस समय ब्रिटिश के लिए हमेशा से चीन के साथ सीमा एक सिरदर्दी रहती थी। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि चीन में एक किंग डायनेस्टी थी। किंग डायनेस्टी लंबे समय से ब्रिटिश के इन डिमांड्स को कि वो सीमा भारत के साथ बनाए, उसको इग्नोर करती आती थी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि किंग डायनेस्टी हमेशा से इंटरनल मामलों में अपने आप को व्यस्त रखती थी, तो उसका उद्देश्य ब्रिटिश से इंगेज करने का कभी था ही नहीं। 1911 में कुछ कारणों की वजह से किंग डायनेस्टी चाइना में कोलैप्स कर जाती है। इसके कोलैप्स के बाद ब्रिटिश इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए 1914 में एक शिमला में मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करती है। ये मीटिंग उस समय ऑर्गेनाइज़ की जाती है ब्रिटिश के फॉरेन सेक्रेटरी हेनरी मैकमोहन के द्वारा। इस मीटिंग में ब्रिटिश के फॉरेन सेक्रेटरी हेनरी मैकमोहन चाइना को बुलाते हैं और चाइना के बाजू में सटा हुआ तिब्बत, जो कि एक इंडिपेंडेंट देश था, उसके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाते हैं। उन दोनों को बुलाकर एक जो मीटिंग होती है, उसमें ये बात बोली जाती है ब्रिटिश की तरफ से कि आइए इस सीमा के मसले को हल कर लें। लेकिन चीन का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पहुँचते ही तिब्बत के उस रिप्रेजेंटेटिव की प्रेजेंस को अपोज करता है। वो कहता है कि ये तिब्बत का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर क्यों है? तिब्बत तो हमेशा से चीन का ही एक लार्जर पार्ट था। तो ब्रिटिश ने कहा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तिब्बत तो हमेशा से एक इंडिपेंडेंट देश था और वो उस इंडिपेंडेंट देश का एक रिप्रेजेंटेटिव है। इस चीज़ से चीन का रिप्रेजेंटेटिव नाराज़ हो जाता है, वो मीटिंग से उठ के चला जाता है। फिर इवेंचुअली ब्रिटिश और तिब्बत का रिप्रेजेंटेटिव बचते हैं। इन दोनों के बीच में एक शिमला कन्वेंशन साइन होती है। शिमला कन्वेंशन के तहत ब्रिटिश कहती है कि तिब्बत, आप चीन और हमारे बीच में एक बफर थे, बफर हो, बफर रहोगे। इस एग्रीमेंट के तहत ये चीज़ को फॉर्मलाइज किया जाता है। इस एग्रीमेंट के बाद ब्रिटिश एक मिशन खोलती है, एक आप लगा लीजिए एक प्रकार का हाई कमीशन कह लीजिए या एम्बेसी कह लीजिए, वो खोलती है तिब्बत में। और ये इंडिया का एक मिशन जो तिब्बत में खुलता है, वो खुलता है तिब्बत के शहर लासा में। अब इस लासा में, तिब्बत के शहर में जहाँ पर ये मिशन खुलता है, इसके तहत भारत और तिब्बत, उस समय जो ब्रिटिश साम्राज्य के कंट्रोल में भारत था, उनके बीच में एक व्यापार, ट्रेड रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि भारत को जब ब्रिटिश छोड़ के 1947 में जाते हैं, तो 1947 में उसको छोड़ने के बाद उस समय अगर हम चीन की परिस्थिति देखें तो चीन में एक सिविल वॉर हो रही थी। ये सिविल वॉर 1949 में ख़त्म होती है। 1949 में जब सिविल वॉर ख़त्म होती है तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना क्रिएट होता है और सिविल वॉर में जो सबसे बड़ा विक्टोरियस एलिमेंट होता है वो होती है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी। अब जब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी बेसिकली चुनाव करवाने की प्रक्रिया को अनफोल्ड करती है और चीन में एक स्थिर सरकार बनाने की मुहिम चलाती है, उस मुहिम के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एक पॉइंट को जताती है। 1949 में वो ये कहती है कि चुनावी प्रक्रिया, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन और उसका कंट्रोल आगे बढ़ाने से पहले हमें सबसे पहले चीन की जो पेरिफेरल टेरिटरीज़ हैं, यानी कि चीन की सीमा के पास बाहर की जितनी भी टेरिटरीज़ हैं, उनको पहले हमें काबू में लाना है। अब इस पॉइंट पे 1949 में चीन सबसे पहले बोलती है कि हमें तिब्बत को काबू में लाना है। तिब्बत हमेशा से एक इंडिपेंडेंट देश था। उस समय 1949 में जब चीन ये बात को बोलती है, तो चीन इस बात को अमल करने के लिए अपनी सेना को तैयार करती है।
और वो उसको सेना को तैयार करके तिब्बत भेजने के लिए तैयार करती है। 1949 में तिब्बत के अंदर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो भारत की सरकार से उस समय, भारत में नेहरू की सरकार से उस समय उसको गुहार लगा के कहते हैं कि आप तिब्बत की मदद कीजिए, आप हमारी कोशिश करके मदद कीजिए कि हम बेसिकली चीन के काबू में ना आ पाएँ। लेकिन उस समय भारत में जो नेहरू की सरकार होती है तो वो नेहरू की सरकार इस चीज़ के ऊपर कोई अमल नहीं करती। इसके बाद ये होता है कि 1950 में 1950 में चीन की जो सेना है वो तिब्बत पहुंचती है और तिब्बत को फोर्सेबली इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई करके कैप्चर करने की कोशिश करती है। उस समय भी सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब चीन की सीमा इस प्रकार से रीडिज़ाइन की जा रही होती है और चीन की सेना तिब्बत पहुंचती है, चीन की सेना को एक समस्या आती है। समस्या क्या आती है, अब इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। तिब्बत के लोग हमेशा से बार्ले खाते थे और बार्ले के कंजम्पशन में वो हमेशा माहिर होते थे। लेकिन दिक्कत ये है कि जो चीन की सेना थी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो था, पीआरसी जो था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो थी, और जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी आई थी, वो लोग हमेशा से चावल खाने वाले लोग थे। जब वो तिब्बत पहुंचते हैं वहाँ पर उनको बार्ले दिखता है, बार्ले वो चीज़ को कभी खाते नहीं थे, तो जाहिर सी बात है उनको चावल की बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है। और सबसे बड़ी ब्यूटी देखिए कि उस समय 1950 में एक जगह पर जब तिब्बत भारत को गुहार लगा रहा होता है कि आप हमें बचाइए, आप ही हमारे लिए इस मोमेंट पर सबसे बड़े रक्षक हो सकते हैं, उस समय भारत में नेहरू की सरकार ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करती और इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उस समय जो है चाइना की सरकार उठाती है। चाइना 1950 में भारत की सरकार को खत लिख के कहती है कि हमारी सेना तिब्बत को कंट्रोल करने के लिए आई है, हमारी सेना को चावल की आवश्यकता है। तो भारत से गुहार लगाती है कि आप हमें चावल दीजिए। और ब्यूटी ये है कि 1950 में 1950 में जब ये खत भारत को आता है तो भारत में नेहरू उस समय इस खत को अमल करते हुए वो भारत के इंडियन ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को, जो कि लासा में उस समय बैठा होता है, उसको बोलता है और उस व्यक्ति का नाम है एस.के. कृष्णनाथी। एस.के. कृष्णनाथी उस समय इंडिया का ट्रेड एजेंट था जो कि भारत की सरकार की तरफ से लासा में पोस्टेड था। उसको नेहरू बोलता है कि आप चीन की सेना को भारत की तरफ से चावल प्रदान करने का अग्रीमेंट साइन कीजिए, भारत की सरकार इनको चावल देगी। और ब्यूटी देखिए कि 1950 में भारत की सरकार ने चीन की सेना को चावल दिए। इस चीन की सेना को चावल देने के बाद चीन की सेना ने उस चावल का प्रयोग करके अपनी प्रेजेंस को तिब्बत में और लंबे समय तक बनाकर उस सेना ने भारत के दिए गए इस अनाज को खाकर तिब्बत को फोर्सेबली इलीगली ऑक्यूपाई किया। आज यदि तिब्बत को किसी ने ऑक्यूपाई किया और अगर वो चीन ने ऑक्यूपाई किया तो ये देश का दुर्भाग्य है कि उस समय भारत में नेहरू की सरकार ने इस चीज़ का समर्थन किया जिसके तहत चीन इस चीज़ के ऊपर कब्जा कर बैठी। और सबसे बड़ी बात देखिए, उस समय भारत के गृह मंत्री और साथ ही में उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल इस चीज़ के बहुत खिलाफ थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि 1950 में जब तिब्बत का फोर्सेबल ऑक्यूपेशन किया गया, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू को ये बात बोली कि तिब्बत अब हमारे और चीन के बीच में बफर नहीं बना है, अब ये बफर ख़त्म हो चुका है। चीन ने तिब्बत को इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया है और इलीगली ऑक्यूपाई करने के बाद ये भारत की सुरक्षा के लिए एक लंबे समय के लिए खतरा है। हमें इसके लिए अपनी चीन की रणनीति बदलनी होगी। और नेहरू ने उस समय जवाब दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि तिब्बत का प्रयोग चीन करेगी भारत के खिलाफ किसी भी तरीके की गतिविधि करने के लिए, और यदि ऐसा किया तो वो एक फूलिश एडवेंचर होगा। ये शब्द फूलिश एडवेंचर जिसका प्रयोग नेहरू ने किया, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शब्द फूलिश एडवेंचर जो था, आप देखिए कि इसका खमियाजा ये है कि पहली बात आपके दिए गए वो चावल के तहत जो आज की डेट में चीन की सेना ने खाकर तिब्बत को ऑक्यूपाई किया, उसी तिब्बत को ऑक्यूपाई करने के बाद उसने सबसे पहला फूलिश एडवेंचर 1962 में तिब्बत में बैठकर आपके खिलाफ किया। और उसके बाद 2020 में जो गलवान घाटी में क्लैश हुआ, वो भी एक फूलिश एडवेंचर ही था। तो आप अपने आप को जो सो कॉल्ड इतने बड़े विश्व गुरु मानते थे उस समय के, कि आपको लगता था कि आपको पूरे विश्व की कूटनीति से ज़्यादा किसी और व्यक्ति को तो अकल है नहीं, उसके खमियाजे 2 बार भारत भुगत चुका है। खैर, ये खेल यहीं ख़त्म नहीं हुआ, खेल ये आगे भी बढ़ा, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि जब ये चीज़ हुई कि तिब्बत को इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया गया और तिब्बत के लोग उस समय भारत से गुहार लगा रहे थे, इस चीज़ की एक फॉल्ट लाइन को उस समय अमेरिका ने देखा और अमेरिका की CIA ने ये नीति बनाई
कि ठीक है, क्योंकि हमारा इस समय उद्देश्य है रूस को काउंटर करना, रूस में वामपंथिक कम्युनिस्ट थिंकिंग को काउंटर करना। उसी समय चीन जो कम्युनिस्ट देश बन चुका था, अमेरिका को ये एक फॉल्ट लाइन दिखी 1952 में। सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि उस समय एक अग्रीमेंट हुआ भारत के बीच में और चीन के बीच में। भारत के बीच में और चीन के बीच में अग्रीमेंट ये हुआ कि चीन ने 1952 में भारत को बोला कि आपका जो ये मिशन था लासा में, जो 1914 में बना था शिमला कन्वेंशन के तहत, अब इसको हम बेसिकली कन्वर्ट कर देते हैं एक कॉन्सुलेट में। और कॉन्सुलेट का मतलब अब ये हो जाएगा कि यहाँ पर अब जो व्यक्ति होगा वो चीन का होगा, और आपको यदि किसी प्रकार से तिब्बत के साथ एंगेज करना है तो आप चीन के इस रिप्रेजेंटेटिव के साथ इस मिशन में ही बात करेंगे। भारत ने तुरंत उस समय इस अग्रीमेंट को साइन कर लिया, क्योंकि नेहरू की सरकार को लगा कि अगर हम ये अग्रीमेंट साइन कर लेंगे तो इससे चीन खुश होगा, हमें चीन को खुश रखना हमारे लिए सबसे बड़ी उस समय की ऑब्जेक्टिव भी थी पॉलिसी का। अब ब्यूटी क्या थी, जैसे ही आपने ये अग्रीमेंट साइन किया, आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, पहली बात तो कि तिब्बत के साथ अब आपके कोई इंडिपेंडेंट रिश्ते है ही नहीं, आपने ये एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा कि तिब्बत के बारे में अगर आप एंगेज करेंगे तो चीन के द्वारा एंगेज करेंगे, और आपने तीसरा ये एक्सेप्ट कर लिया कि तिब्बत के ऊपर अगर किसी का राइटफुल कब्जा है तो वो सबसे बड़ी बात चीन का है। आपने इस अग्रीमेंट के तहत जब ये तीनों चीज़ें कर ली तो जाहिर सी बात है चीन ने पूरा का पूरा खेल तिब्बत और भारत के बीच का कंप्लीटली बदल दिया। और इसके बाद जब ये चीज़ हुई तो 1953-54 में CIA अमेरिका की इस चीज़ को पूरा ऑब्जर्व कर रही थी। CIA को अब ये लगा कि क्योंकि अब ये प्रक्रिया बदल गई है और चीन एकदम भारत के बगल में आ चुका है, और जिस प्रकार से नेहरू का चीन प्यार है और चीन प्रेम है, कहीं कल को ऐसा ना हो कि चीन कन्विंस कर ले भारत को भी एक वामपंथिक सोच के कम्युनिस्ट देश में बदलने की। इस कॉन्टेक्स्ट में 1953-54 में CIA ने अपनी गतिविधियां भारत में बैठकर चीन को काउंटर करने की बनाने की शुरुआत करी, और ये गतिविधि मैनिफेस्ट करी 1956-57 में। 1956-57 में उस समय चीन ने सबसे पहले भारत को एक चकमा दिया। चकमा इस प्रकार से दिया कि उसने तिब्बत में एक सड़क बनाई जो कि चीन को कनेक्ट कर रही थी अक्साई चीन से होते हुए ऑल द वे जिंजियांग तक। ये जब सड़क बनी तो उस समय भारत एकदम चौंकता हुआ रह गया, क्योंकि भारत को तो लगा कि किसी प्रकार से ये जो सड़क है ये बनेगी भी नहीं और ऐसी सड़क होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन चीन का ऑब्जेक्टिव मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था, भारत को उसने चकमा देकर बेवकूफ़ बना लिया था। इसके बाद 1957 में सबसे पहली बात ये हुई कि चीन को काउंटर करने के लिए CIA ने भारत में रहकर प्रोजेक्ट ST सर्कस कंसेप्चुअलाइज किया। ये CIA का सबसे पहला मिशन था भारत में रहकर चीन को काउंटर करने का। प्रोजेक्ट ST सर्कस को मैनेज करने वाला CIA का ऑफिसर था रॉबर्ट मैकार्थी। इस व्यक्ति ने सबसे पहले ये किया कि इसने टिबेटियंस जो लोग थे उनको मोबिलाइज करना चालू करा, उनको मस्टैंग नेपाल में लाकर, कोलोराडो में US ले जाकर ट्रेनिंग दी, दिल्ली में भारत के अलग अलग कोनों में ले जाकर ट्रेनिंग दी, और ट्रेनिंग देकर उनको बेसिकली तैयार करा चीन के साथ एक लड़ाई लड़ने के लिए। एक टिबेटियन गुरिल्ला फोर्स तैयार हुई प्रोजेक्ट ST सर्कस के तहत, और इस प्रोजेक्ट ST सर्कस के तहत जब टिबेटियन के एक गुरिल्ला फोर्स तैयार हुई तो ब्यूटी देखिए कि इस पूरी गुरिल्ला फोर्स को बार बार ये बात बोली जाती थी कि हम आपकी मदद कर रहे हैं ताकि आप चीन के साथ लड़ें, और तिब्बतियन के मन में ये आ रहा था कि हमें अमेरिका इसलिए समर्थन दे रही है क्योंकि अमेरिका तिब्बत को वापस से आज़ाद कराना चाहती है। लेकिन तिब्बत को आज़ाद कराना अमेरिका के हित में नहीं था। अमेरिका का हित में सिर्फ एक चीज़ थी कि वो बेसिकली चाहती थी कि इस प्रकार से तिब्बत में बेसिकली जो ऑपरेशंस हों उसके तहत चीन को हम काउंटर कर पाएँ। लेकिन ब्यूटी क्या थी? ब्यूटी ये थी कि ये चीज़ सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जब तिब्बतियंस का प्रयोग करके उन्होंने चीन के ऊपर आक्रमण किया और चीन ने वापस काउंटर लेवल पर तिब्बतियंस को सब्रेस किया तो अमेरिका उनको डंप करके चली गई। याद करके गौर कीजिए इस चीज़ को कि ये जो तिब्बतियंस का प्रयोग किया गया, उनको गुरिल्ला वॉरफेयर में ट्रेन करके उनको डंप करके छोड़ के भाग गए अमेरिकन्स, यही चीज़ उन्होंने 20 से 30 साल के बाद अफ़गानिस्तान में सोवियत के खिलाफ जिहाद के टाइम पर दोबारा की थी। तो जो सोवियत के खिलाफ जिहाद अफ़गानिस्तान में लड़ा गया उसकी सबसे पहली प्रक्रिया भारत में रहकर तिब्बतियंस के खिलाफ हुई थी। भारत उस समय वही था जो सोवियत जिहाद के खिलाफ उस समय पाकिस्तान था। तो भारत का प्रयोग उसी प्रकार से नेहरू की सरकार के दौरान किया गया।
अच्छा, सबसे बड़ी बात, जब ये सब चीज़ें 1956-57 में चल रही थी, उस समय दो चीज़ें और हुई। 1956 में सबसे पहले तो केरला राज्य का गठन हुआ। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जब केरला राज्य का गठन हुआ, तो उस समय केरला राज्य में जब चुनावी प्रक्रिया हुई, तो 1956 में सबसे पहली बार केरला में एक वामपंथिक सरकार आई। ये वामपंथिक सरकार जो थी, इसको लीड करने वाला जो व्यक्ति था, उसका नाम था EMS नंबूदरीपद। नंबूदरीपद जो थे, ये केरला के पहले मुख्यमंत्री बने वामपंथिक पार्टी के। अब इससे अमेरिका और चौकन्ना हो गया। 1957 में अमेरिका ने जब ये चीज़ देखी कि भारत के अंदर एक राज्य में इस प्रकार से वामपंथिक सोच की सरकार आ गई है, तो उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि और राज्य की सरकारों में भी वामपंथिक सोच की सरकारें आएँ। इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका की CIA ने सबसे पहले एक व्यक्ति जो कि उनके सोवियत डिवीज़न का एक हेड था, उसका नाम था हैरी रोसिड्ज़गे। हैरी रोसिड्ज़गे को भारत भेजा। हैरी रोसिड्ज़गे को और उसकी पत्नी बारबरा रोसिड्ज़गे को भारत भेजा। हैरी रोसिड्ज़गे जो है CIA के बिहाफ पर भारत आया। भारत आकर उसने भारत में CIA के काम को संभालने के लिए एम्बेसी में अमेरिका की एक कवर पोस्ट ली। कवर पोस्ट थी फर्स्ट सेक्रेटरी पॉलिटिकल। इस प्रकार से वो CIA का भारत में स्टेशन चीफ बना। और इस व्यक्ति ने, हैरी रोसिड्ज़गे को टास्क दिया गया था कि कुछ भी कीजिए, इस सरकार को जो वामपंथिक सोच से केरला में बनी है, इसको गिराइए। इसको गिराने के लिए इसने अपनी पत्नी का सहारा लिया, बारबरा रोसिड्ज़गे। उस समय भारत के कई एलिट्स, अन्य पार्टियों के नेताओं को पहली बात तो अपने घर बुलाकर उनको अलग अलग प्रकार के पकवान खिलाती थी। ये सोशलाइजेशन करने से उसको मालूम चला कि कांग्रेस पार्टी के उस समय के कौन से ऐसे नेता हैं जो बिकाऊ हैं, और कौन से ऐसे नेता हैं जो काम के होंगे, जो पार्टियों में आते थे, भोजन करते थे, बातचीत करते थे, शराब की पार्टियां होती थी। इन पार्टियों के दौरान इस इन्फॉर्मेशन को जब हैरी रोसिड्ज़गे को प्रोवाइड किया गया, इसके तहत सबसे पहली चीज़ ये हुई कि इनकी तरफ से, CIA की तरफ से उस समय कांग्रेस को बहुत सारा पैसा मिला। कांग्रेस को पैसा इस प्रकार से मिला कि आप देखिए कि EMS नंबूदरीपद की जो सरकार थी, 2 साल के बाद उसको बेसिकली डिसमिस कर दिया गया। उसको डिसमिस किसने किया? केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार में कौन था? नेहरू। सबसे बड़ी बात देखिए कि ये CIA का भारत के अंदर सबसे पहला सक्सेसफुल रिजीम चेंज ऑपरेशन था, जिसके तहत उन्होंने एक चुनी हुई सरकार, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को गिराया। और तब से लेकर आज तक CIA बेसिकली इस प्रकार की गतिविधियों को भारत में अंजाम देती आई है, और ये अंजाम लंबे समय से चल रहे हैं। इसके साथ साथ उस समय एक चीज़ और भी हुई। 1955 की बात है, 1955 एक कॉन्फ्रेंस होनी थी, और उस कॉन्फ्रेंस का नाम था बेसिकली नॉन अलाइंड कॉन्फ्रेंस। ये बैंडंग में होनी थी। इस कॉन्फ्रेंस के तहत चीन के कुछ वरिष्ठ लोग, और सबसे बड़ी बात चीन का जू एनलाही, उसको भी बेसिकली जो है जाना था पार्टिसिपेट करने बैंडंग में। चीन के जू एनलाई ने और अन्य अधिकारियों ने उस समय भारत की सरकार को रिक्वेस्ट किया कि आप अपने एयर इंडिया का एक कमर्शियल जहाज़ हमें दे दीजिए रेंट पर, जिसके तहत हम लोग भारी मात्रा में इस मीटिंग में चले जाएं। भारत ने एयर इंडिया का जहाज़, जिसका नाम था उस समय कश्मीरी प्रिंसेस, वो बेसिकली भाड़े पर चाइना को दिया। और जब ये चाइना को दिया तो CIA के जो उस समय स्टेशन चीफ अधिकारी भारत में थे, उनको ये चीज़ समझ आ गई कि अगर इस एयरक्राफ्ट में, कश्मीरी प्रिंसेस में जू एनलाई जैसे लोग आने वाले हैं, तो क्यों ना इस जहाज़ को ही उड़ा दिया जाए। इस रीज़न की वजह से आप देखिए कि उस समय जब ये जहाज़ चाइना पहुंचा, और वहाँ से जब ये बैंडंग जाना था, उस जहाज़ में ताइवान के एक आतंकवादी को CIA की तरफ से पैसा देकर, असला बारूद देकर, पैसा देकर पहुंचाया गया, और कश्मीरी प्रिंसेस जहाज़ में बम लगा दिया गया। जू एनलाई लास्ट मोमेंट पर अपना निर्णय बदल बैठे। उन्होंने कहा कि मैं अभी नहीं जा पाऊंगा, लेकिन बाकी अन्य लोग उस मीटिंग में गए, और कश्मीरी प्रिंसेस जहाज़ जब उड़ा, तो क्योंकि ताइवान के एक आतंकवादी को पैसा देकर अमेरिका की CIA ने इस जहाज़ के अंदर बम लगाए हुए थे, वो जहाज़ वहाँ पर ऊपर जाते ही फूट गया, और फूटने के बाद वो जहाज़ में सारे लोग मर गए। जू एनलाई नहीं था। सोच के देखिए कि अगर जू एनलाई मर जाता, और जू एनलाई मरने के बाद अगर ये एलिगेशन भारत पे लगता कि भारत का कश्मीरी प्रिंसेस एयर इंडिया का वो जहाज़ था जिसके ऊपर बेसिकली ये प्रक्रिया हुई, तो कल को भारत और चीन के बीच के रिश्ते किस प्रकार से ख़राब होते, ये CIA की गतिविधि उस समय थी। लेकिन CIA ने ये गतिविधि एक और बार अंजाम दी।
भारत के होमी जहांगीर बाबा, जो उस समय के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये बात बोली थी कि भारत 18 महीने के अंदर अंदर एक न्यूक्लियर परमाणु बम तैयार कर लेगा। अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा खतरा था। अमेरिका ने बेसिकली उस समय जो होमी जहांगीर बाबा थे, उनकी जो जहाज़ थी जिसमें वो वियना जा रहे थे ऑस्ट्रिया, उस जहाज़ को बेसिकली उड़ा दिया। उस जहाज़ में बम लगाकर उन्होंने उनकी भी हत्या करी। और आज की डेट में अमेरिका की CIA बहुत लंबे समय से भारत के स्पेस साइंटिस्ट और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट करती है। इस टारगेटेड असैसिनेशन में वो आज की डेट में लॉन्ग रेंज अकूस्टिक डिवाइसेस का प्रयोग करती है। ये लॉन्ग रेंज अकूस्टिक डिवाइसेस आज की डेट में सोनिक बॉम्ब्स होते हैं, जो इस प्रकार से बनाए जाते हैं, और सोनिक अटैक्स होते हैं जो इस प्रकार से कंसेप्चुअलाइज किए जाते हैं कि जिसके तहत आज की डेट में इतने सोनिक वेव्स को एमिट कर कर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स को अफेक्ट कर कर उन लोगों की हत्या हो जाती है। तो ये प्रक्रियाएं CIA आज नहीं, बड़े लंबे समय से कर रही है। और CIA की ये गतिविधियां भारत में कोई अभी की नहीं, लंबे समय से हैं। आज की डेट में भी ये CIA की गतिविधियां और एक अलग तरीके से हो गई हैं, क्योंकि अब तो क्या है कि इनको बेसिकली अलग अलग प्रकार की फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करने की आवश्यकताएं हैं। तो इस प्रकार से CIA की गतिविधियां भारत में हमेशा से थीं।